हेलो डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखो, हम लोग हिंदी व्याकरण के लिए आपने मुझे बोला था कि प्लीज़ भैया प्लीज़ एक ऐसा वीडियो लाओ जहाँ पे हमारा पूरे का पूरा हिंदी का जो व्याकरण है उसका रिवीजन हो जाए। तो डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल हेल्प यू। देखो कैसे हम लोग बनाते हैं भाई। मेरा काम तो है वीडियो इंग्लिश की बनाना, बट आप लोगों की डिमांड पर मैं हिंदी का वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो देखिए, भाषा बोध, सबसे पहले मैं भाषा बोध से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखो, प्रश्न नंबर पहला आता है, भाषा किसे कहते हैं, इसके प्रकार व विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, बनाते हैं इसे। हम देखो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन बोलता क्या है। बोला है भाषा किसे कहते हैं, इसके प्रकार और विशेषता। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही देगा, विभाषा किसे कहते हैं, इसके प्रकार और विशेषताएं लिखिए। तो आप बताएंगे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर, क्या क्या बातें बोली गई हैं कि भाई मनुष्य बोल करके, सुन करके या लिख करके या पढ़ करके अपने मन के भावों को क्या करता है, या विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। क्या करता है? प्रकट करता है। तो ये जो प्रकट करने का जो काम है, इसे आप लोग क्या कहते हो? इसे आप लोग भाषा कहते हो। भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। क्या है? भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। तो जिस माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को दूसरों को समझा सकें या दूसरे के भावों को समझ सकें, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, तमिल भाषा है, ये सारी की सारी क्या है? भाषाएं हैं। ये क्या है? भाषाएं हैं। इनकी विशेषताओं की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग इनकी विशेषताओं की अगर हम लोग बात करेंगे, तो देखिए इनकी विशेषताएं क्या क्या हो जाएंगी, हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अभी आप इसके और भी उदाहरण दे सकते हो कि किसी ने कैसे बताया। जैसे आचार्य किशोरी दास जी के अनुसार आप बता सकते हो कि विभिन्न अर्थों के सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या मनोभावों को दूसरे के समक्ष क्या करते हैं? सरलता से प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? सरलता से प्रकट करते हैं। राम बाबू सक्सेना ने भी बड़ी सटीक सी लाइन दी है भाई, कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे ही हम लोग भाषा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब इसके देखो, हम लोगों ने भाषा देखी थी, 3 प्रकार की होती है। इसके प्रकार देख लेते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब इसकी विशेषताएं देखिए। भाषा अनुकरण द्वारा, यानी कि देखने और सुनने से ही क्या होती है? सीखी जाती है। ठीक है, भाषा क्या है? देखने या सुनने से सीखी जाती है। नेक्स्ट देखो, भाषा साहित्य रचना का एक साधन है। आपको ही पता है कि ये क्या है? साहित्य रचना का एक साधन है। भाषा सदैव कठिनाइता से सरलता की ओर होती है। भाषा विशाल जनसमूह के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। यानी कि जो भाषा है, यह आपके बड़े जनसमूह के द्वारा कैसी होती? यूज की जाती है। अगला देखो, भाषा का जो बहुलांश होता है वो सूचनात्मक होता है। क्या होता है? सूचनात्मक होता है, यानी कि सूचना प्रकट करता है। भाषा का निश्चित एवं नियमबद्ध व्याकरण रूप होता है। इसका प्रधान उद्देश्य सौंदर्य बोध होता है। तो ये इतने भाषा की विशेषताएं थी, 7 हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, मातृभाषा किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि मातृभाषा किसे कहते हैं, इसे समझाइए। तो देखो, मातृभाषा की बात करें तो माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। मातृ प्लस भाषा, ओके, माँ के द्वारा सिखाई गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मम्मी ने सिखाई बेटा ए फॉर एप्पल तो वही आपकी भाषा हो गई, ये अलग बात है। ठीक है, अभी देखो, मातृभाषा का मतलब ये है कि हम अपने आस पड़ोस घर में रह रहे हैं भाई, हमारी दादी क्या बोल रही है, हमारी पड़ोसन क्या बोल रही है, आंटी क्या बोल रही है, चच्ची क्या बोल रही है, फूफी क्या बोल रही है, ये हमारी होती है मातृभाषा। हमारे आस पड़ोस के लोग जो भी भाषा का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी होती मातृभाषा। जैसे देहाती भाषा भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए समझते हैं इसके बारे में। देखो, अभी हम लोग देखते हैं इसके बारे में और भी डेफिनेशन क्या बता सकते हो आप लोग। परिवार में जन्म लेकर सिर्फ अपने माता पिता एवं पारिवारिक सदस्यों से जिस भाषा को हम ग्रहण करते हैं ना, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। घर के सब सदस्य अपने विचार को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए कोई ना कोई भाषा का उपयोग करेंगे, तो उसे आप मातृभाषा कहते हो। मातृभाषा विचारों के आदान प्रदान करने का वह साधन है, इसलिए मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो पता चले आप अमेरिका से आ गए भाई, अंग्रेजी आती धड़क से, पता चले आपके माँ बाप हिंदी बोल रहे हैं, शुद्ध हिंदी, या आपकी पवारी भाषा बोल रहे हैं, आपको कछु समझ नहीं आ रहा हो, बोले क्या कर रहे हो, कछु नहीं, कछ समझ नहीं आने वाला। तो भारत में बोलियों के अलावा 15 भाषाएं भी प्रमुख हैं, जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु। संविधान में स्थान भी प्राप्त है इनको। आपको पता है कि
मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अभी आपके पास में 22 भाषाएं हैं। तो ये मातृभाषा की बात हो गई, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये संविधान विधान आपके दिमाग के बाहर जाएगा अभी। ठीक है, राष्ट्रभाषा के देखें, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा को आप राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, तो इधर देखो, इसका लिख लेते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है और राष्ट्रभाषा में संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं निहित होती हैं जो जनजीवन को प्रभावित करती हैं। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द भी प्रयोग किया जाता है। कई बार पेपर वाला बड़ा घुमा के देता है भाई, बोलता है संपर्क भाषा कैसे करते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। प्रश्न ऐसे ही आएगा, देख लेना। राष्ट्रभाषा उसी तरह महत्वपूर्ण होती है जैसे कि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र चिन्ह। ये पता है ना, राष्ट्रगान क्या होता है, राष्ट्रध्वज क्या होता है, राष्ट्र चिन्ह क्या होता है, पता तो हो गई। वह पूरे राष्ट्र की संस्कृति के स्पष्टीकरण का मजबूत माध्यम है। इसी भाषा से उस व्यक्ति, समाज, साहित्य, देश का व्यक्तित्व झलकता है। बड़ी बड़ी बातें हो गई। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं देख लेते हैं अभी हम लोग। क्या क्या विशेषताएं? पहला देखो, मैं बड़ा आसान से काम करता हूँ भाई, मेरे को ज्यादा याद करने में बड़ी समस्या होती है, इसलिए हमने क्या किया, जो हमने परिभाषा लिखा वहीं से हम एक एक विशेषताएं उठा लेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा है, वही मैंने आपको बताया। और ये जनसंपर्क की भाषा होती है, इसे क्या हम बोलते हैं, संपर्क भाषा भी कहते हैं। तो आपने बताया कि राष्ट्रभाषा जनसंपर्क की भाषा ठहराई गई है, पहली विशेषता हो गई। दूसरी, इसका अपना समृद्ध साहित्य होता है, सही बात है। तीसरा, राष्ट्रभाषा शिक्षा के विकास में सहायक होती है। क्या होती है? शिक्षा के विकास में ये सहायक होती है। फिर आपने बताया कि इससे क्या होता है, व्यक्ति, समाज, देश का व्यक्तित्व झलकता है। अच्छा जी, राष्ट्रभाषा का राष्ट्र की सभ्यता, साहित्य व संस्कृति की उज्जवल रूपरेखा प्रस्तुत करती है। ये क्या करती है? आपके सामने उज्जवल रूपरेखा प्रस्तुत करने का भी काम करती है। कौन सी? राष्ट्रभाषा। ये लोगों को एकता के सूत्र में बांधती, एकता, एकजुट करती है। जैसे हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, हमारे देश का नाम है भारत, आप सभी को बड़े अच्छे से पता होगा। तो मुझे बताओ कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? ये भी कोई पूछने का सवाल है। हिंदी है, आप सभी को पता है। ओके, आपने बता दिया। इसके बाद देखो, राजभाषा। राजभाषा, राज करने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं? नहीं। देखो, अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, आप सभी को पता है। राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा, यानी कि राजकीय कामों में जो यूज होगी उसे आप कहते हैं राजभाषा। भारतीय संघ की भाषा है और भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया। क्या माना गया था? हिंदी को राजभाषा माना गया था। राजभाषा राज्य के प्रशासनिक कार्यों में अपनाई जाती है। 7 राज्यों की हिंदी जो है वो राज्य भाषा है। शेष राज्यों में अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश जो है पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था। राजभाषा की विशेषताएं देखो, कुछ नहीं करना, जो परिभाषा लिखे वहीं से उठा के लाइन लेके आना है। किसी भी देश की राष्ट्रीय कामकाज की भाषा होती है। इसकी मान्यता मिलने के बाद भाषा का महत्व बढ़ जाता है। फिर राजभाषा राज्य के प्रशासनिक कार्यों में अपनाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा या विशेषताएं दीजिए। विभाषा, विभाषा क्या होगा, देखते हैं। विभाषा, आपको देखो एक वर्ड मिलता है भाषा, इसके सामने अगर मैं वी लगा देता हूं, यानी कि ये इसकी उपभाषा ही तो है, उप प्लस भाषा। ये इसकी उपभाषा है, ये इसकी क्या है? उपभाषा है। तो आपने बताया इसे उपभाषा भी कहते हैं भैया। एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल, साहित्य और अन्य कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं। इसे क्षेत्रीय भाषा का भी दर्जा दिया गया है, इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। विशेषताएं देखते हैं। विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक व्यापक किंतु लेकिन भाषा से कम व्यापक होता है। समझ में आया कि वाला पॉइंट? नहीं आया होगा यार। देखो, यहां पर मैंने लिखा भाषा, इधर पे हमने लिखा बोली, और यहां हमने लिखा विभाषा। विभाषा, तो ये जो भाषा से कैसा होता है? छोटा होता है, और बोली से बड़ी होती है विभाषा। यानी कि बोली से ज्यादा वैल्यू है विभाषा की और विभाषा से ज्यादा वैल्यू है भाषा की। अच्छा जी, सही बता दिया आपने। आगे बढ़ो, अगली विशेषता बताएंगे। मात्र साहित्य और बोलचाल तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है कि आप राजा महाराजा के कार्यक्रम में इसको यूज कर रहे हो, आप ऐसा नहीं है कि देश का जो संविधान विधान लिख रहे हो भाई
उसमें भी आपने इसे डाल दिया, सब चौपट हो जाएगा, नहीं कर सकते वहां यूज विभाषा का। हाँ, किते जा रहे हो, का कर रहे हो, कैसन हो रहे हो, ऐसी जगह पे यूज कर सकते हो, फलाना ढिमकाना। किसी प्रदेश के बड़े हिस्से में सामाजिक व्यवहार या साहित्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गांव में मंडली बैठी है, अब मंडली में हमारे को कोई न्यूज बनाना है, कोई बताना है कि भैया ऐसे ऐसे रूल होगा, वहां मुझे विभाषा का प्रयोग करना होगा। अगर मैं भाषा का प्रयोग करूंगा, लोग मुझे थोड़ा समझेंगे एडवांस बन रहा है। पता चले आप गांव में गए, गांव में दुर्गा जी बैठी है, आपको वहां पे चंदा इकट्ठा करना है, आप पर्ची काट रहे हो, बोले अंग्रेजी में लिखूंगा मैं तो, गांव की बूढ़ी अम्मा को कछु समझ नहीं आवे अंग्रेजी का हुए। हाँ, एके लाने तो हार के हिंदी बोले के पड़ी वहां। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, अच्छा अंतर भी लिखना पड़ता है पेपर में, सही बोल दिया। अंदर देखो, राजभाषा राष्ट्रभाषा, तो एक साइड के कॉलम पे लिखेंगे राजभाषा, दूसरे साइड के कॉलम पे लिखेंगे राष्ट्रभाषा। अच्छा जी, अच्छा अंतर अंतर याद करने का पता है कैसे करते हैं? एक साइड का याद करो, दूसरे साइड का अपने आप हो जाता है। अरे वाह, क्या बात बता दी आपने तो। देखो, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, संवैधानिक, लेकिन राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है, ऐसा बता देना। राजभाषा प्रशासन की भाषा है, राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। राजभाषा जो है केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति की राजभाषा में होती है, यानी कि केवल प्रशासनिक कार्यों में इसका यूज किया जाता है। अच्छा जी, तो बता देना राष्ट्रभाषा सभी तत्वों की अभिव्यक्ति की राष्ट्रभाषा में होती है, यानी कि सभी प्रकार की अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति कहाँ होती है? राष्ट्रभाषा में होती है। इसकी शब्दावली सीमित है, तो इसकी शब्दावली विस्तृत है, यानी राजभाषा की शब्दावली सीमित होती है, यानी कि छोटी बात बड़ा मतलब, और राष्ट्रभाषा बड़ी बात छोटा मतलब। राजभाषा नियमों में बंधी है, नियम कानून कायदे सब चलते हैं, यहाँ फर्जीवाड़े के शब्द नहीं चलते हैं। जैसे कि 10-12 शब्द से मिलकर एक बड़ा शब्द बना दिया, उसी का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र एवं मुक्त प्रकृति की होती है, यहाँ पे सब प्रकार के शब्दों का समावेश होता है। अगला अंतर देखो, शब्दों का प्रवेश, निर्माण अथवा निष्कासन विद्वानों और विशेषज्ञों की समिति की राय से किया जाता है। यानी कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि कोई फर्जी शब्द यूज नहीं किया जा सकता है, कोई अपमानजनक शब्द यूज नहीं किया जा सकता है, केवल और केवल सटीक सार्थक शब्द ही यहाँ पर यूज किए जाते हैं। किसमें? राजभाषा में, क्योंकि यह राजकीय कार्यों की भाषा है। और जो आपकी राष्ट्रभाषा होती है, इसमें शब्दों का प्रवेश समाज के तथा प्रचलन के आधार पर रूढ़ होकर मान्यता प्राप्त करता है तथा इसके निर्माण में सभी वर्गों का हाथ होता है। राजभाषा में प्रयोग का क्षेत्र सीमित है, इसका व्यापक है। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास उन्नति अंग्रेजी की जगह पर हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो, हिंदी का हमने माना है कि ये राजभाषा है, संविधान बनाते टाइम हिंदी को राजभाषा माना गया था, और राष्ट्रभाषा भी हिंदी को ही माना गया था। तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग देश विदेश में बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरे लोग भी हमारी भाषा को फॉलो कर रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं। लेकिन हम 4 अक्षर अंग्रेजी के क्या सीख जाते हैं, हम बोलते हैं आई एम प्राउड टू स्पीक इंग्लिश। ऐसा नहीं है, इंग्लिश भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, आप समझ सकते हो मेरी भावनाओं को। ठीक है, बोली किसे कहते हैं? बोली, मीठी मीठी बोली। ठीक है, बोली किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। बोली, देखो बोली बहुत सारी होती है, आपको पता है। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। तो भारत में साहित्य रचना में इसका यूज नहीं होता है, लेकिन बोलियां आती हैं। तो भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 650 बोलियां बोली जाती हैं। अच्छा, 22 भाषाएं, 650 बोलियां। ध्यान रखना, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ कि हमारे देश में क्या है, 22 भाषाएं। अब तक कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं और 650 बोलियां। 650 बोलियां हैं, गोलियां नहीं, बोलियां। ठीक है, बोलियां, 650 बोलियां हैं हमारे पास में। बनाओ आगे बातें, जैसे अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, सिंधी, मगधी, ये सब क्या हमारी बोलियां हैं। बोली की विशेषता देखो, बोली जो है भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। ठीक है, साहित्य रचना में इसका यूज नहीं होता है। अच्छा, और स्वतंत्र होती है, साहित्य लिपिबद्ध नहीं है, इसका निश्चित सीमा में प्रयोग की जाती है, और बोलियों को व्यापक जरूरत नहीं होती है, यानी व्याकरण की जरूरत नहीं होती इसके लिए, जो मन में आ रहा है वो बोलो आप। अब एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आया है, एमपी के एग्जाम में बहुत बार आता है, एमपी बोर्ड में। मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां बताइए। ओके, बुंदेलखंडी कहाँ बोली जाती है देखो, फिर है बघेली, फिर बोलते हो आप मालवी, फिर बोलते हैं निमाड़ी।
आप छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं, एमपी में ही बोली जाती है छत्तीसगढ़ी भी, ठीक है। देखो एक ग्वालियर साइड बोली जाती है बुंदेलखंडी, तो आप ऐसे बता सकते हो 5 बोलियों के नाम। बुंदेलखंडी बुंदेलखंड साइड बोली जाती है, आप लिख देना। बघेली बघेलखंड साइड बोली जाती है। मालवी ये हमारे सिवनी उनी वाले एरिया में बोली जाती है। निमाड़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी किधर बोली जाती है? बालाघाट के आगे वाले एरिया में पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। क्यों? क्योंकि उधर ही छत्तीसगढ़ होता है। ठीक है ना। चलिए भाषा और बोली का देखते हैं अंतर। भाषा और बोली में अंतर देखो। आपको पता है भाषा और बोली में अंतर लिखना बड़ा आसान है। पूछो कैसे? क्योंकि आपको पता है भाषा का क्षेत्र तो विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र विस्तृत नहीं होता है। ठीक है, आपको अंतर एक साइड का याद करना है, पूरा याद करोगे बेवकूफ बन जाओगे। अब मुझे ये बताओ, आपको पता है कि एक गाल में अगर मैंने फाउंडेशन लगा लिया है तो दूसरे गाल में फाउंडेशन ऑब्वियसली उसी टाइप से लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक गाल में हरा वाला लगा है एक गाल में पीला वाला लगेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पता गए थे बनने गए थे रजनी और बन के आ गए गजनी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो भाषा का प्रयोग साहित्य और शासनिक कार्यों में होता है, बोली का यूज यहाँ नहीं होता है। भाषा में एक से अधिक बोलियां हो सकती है लेकिन बोली में एक से ज्यादा भाषा नहीं हो सकती। बोली खुद एक छोटा सा पार्ट है। फिर भाषा का साहित्य प्रचुरता से लिखा गया है। अच्छा, इसका नहीं लिखा गया, बता देना। इसका उद्देश्य सौंदर्यबोध है, इसका नहीं है। इसका सिर्फ कामकाज यानी नॉर्मली बात करने के लिए, जैसे बुढ़ी दादी के साथ बात करना है पोवारी में कर लो, बाहर जा रहे हो ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज करो। अब जैसे मैं घर में रहता हूँ, मान के चलो मेरे घर पर बुंदेलखंडी बोली जाती है। अब मेरे यहाँ का जो बुढ़ा सादा होगा, अगर मैं उसके साथ में अंग्रेजी में बात करूंगा, धड़ल्ले से पिटाई मारेगा मुझे, धड़ल्ले से बोलेगा ज्यादा बता रहा है, बाप दादा तो हिंदी बोलते बोलते प्रयान चलेगा वो, हाँ, लेकिन तुम्हें अंग्रेजी आ रही है तो वो बुंदेलखंडी में ही बात करना होगा मुझे। ठीक है, तो ये होती बोली। बोली हो गई बुंदेलखंडी, बालाघाटी, ये सब चीजें। लेकिन भाषा ऐसी नहीं होती है। भाषा हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, ये सब। फिर देखो हिंदी इंग्लिश ये क्या है, भाषाएं हैं। इधर लिख देना बुंदेलखंडी, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो अभी देखो अगला उदाहरण, भाषा और विभाषा में अंतर। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, इधर सीमित होता है, लिख देना। भाषा का प्रयोग साहित्य व शासनिक कार्यों में करते हैं, इधर बता देना नहीं होता है भाई। फिर बताना विभाषा में एक से अधिक बोलियां होती हैं, और भाषा में एक से ज्यादा क्या होती है, बोलियां होती हैं, इधर नहीं होती। भाषा का साहित्य प्रचुरता से लिखा गया है, इसका नहीं लिखा गया है। उदाहरण के लिए देख लेना यहाँ पर, जैसे कि खस, पूर्वी हिंदी, ये सब इधर में लिख देना, अवधी मगधी, ये सब। फिर विभाषा और बोली में अंतर देखो। विभाषा का क्षेत्र विस्तृत है, बोली का नहीं है। विभाषा का प्रयोग साहित्य इन सब जगहों पर होता है, बता तो सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। इसका क्षेत्र विस्तृत है बोलना, इसका साहित्य प्रयोग में होता है, एक से अधिक उपबोलियां होती हैं यहाँ पर। इसका साहित्य प्रचुरता से लिखा गया है, वही वही सेम कॉपी कर रहा हूँ मैं, इधर कुछ नया नहीं। विभाषा में जैसे हिंदी इंग्लिश हो गई, बुंदेलखंडी, ये बघेली, ये ठीक है। ये देखो बोली के उदाहरण ये हो गए, लिख देना आप ऐसे। ठीक है, सो आज आपने समझा होगा पूरा हिंदी के व्याकरण का अंतर, भाषा विभाषा। भाषा बहुत पूरा खत्म हो गया। यहां से बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो आप मुझे बता देना, यहीं से आपके 5 नंबर कंफर्म है। और इसके बावजूद भी अगर 5 नंबर लेके नहीं आ रहे हो ना, तो आप लोगों को भाई डूब मरना है। चाय का गिलास लेना और वहां पे नाक डालना, थोड़ी देर रखना, अंदर जाएगा पानी, खुद ही प्रॉब्लम होने लगेगी, फिर ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो आपको अगर ये बेइज्जती से बचना है तो इसको अच्छे से एक बार वीडियो को देख लेना, समझ लेना। 5 नंबर यहाँ से आने चाहिए, और नहीं आए फिर सत्यानाश हो जाएगा आप लोगों का। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि इतना आसान होता ही नहीं है कुछ। हिंदी में 90+ लेके आते हैं तभी अच्छा मानते हैं। ठीक है, हिंदी बड़ा आसान है, क्योंकि अपनी भाषा है, और भाषा में नंबर लेके नहीं आओगे। ला सकते हो ना, पक्का 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 पक्का, प्रॉमिस। ओके ओके, चलो चलो, तो ये सब अंतर हो गया। इसका पीडीएफ भी चाहिए? अरे यार तुम लोग भी ना, देखो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। अर्जुन इंस्टीट्यूट नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाना, पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, घर में बढ़िया सजा के रख लेना, मोबाइल में बढ़िया चैटिंग करते टाइम देख लेना, अरे भाषा बोध आया, भाषा विभाषा में अंतर आया, ऐसे ऐसे करते खत्म। ओके, चलिए फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ। लेकिन रुको रुको रुको, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कर लिया? कर लिया, पक्का लाइक भी कर दो। ठीक है, चलो मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।